हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 के तहत जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है उसको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल में कोरोनोलॉजी के हिसाब से जो है प्रत्येक क्लासेस दिए जा रहे हैं। एवरी टॉपिक के क्लासेस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हम लोगों ने प्रबोधन से, एनलाइटमेंट से ये जो है प्रक्रिया शुरू की थी, ये सीरीज को प्रारंभ किया था और आज जो है हम ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति वाले टॉपिक पर हैं। 1815 से लेकर 1850 का समय काल है ये, और ये जो है पूरे जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के में जो है एक महत्वपूर्ण समय काल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे सुधारात्मक चीज़ें देखने को मिली। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था ब्रिटेन के इतिहास में प्रथम संसदीय सुधार, जो अब तक नहीं हो पाया था, वो 1815 से लेकर 1850 में हुआ। तो ये जो संसदीय सुधार हुआ इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो कि 1832 में हुआ था। संसदीय सुधार का इतिहास, अर्थात ब्रिटेन में जो शासकों के समय काल से किस प्रकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ था, उसको लेकर के क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी और सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ में जो पहला जो सुधार हुआ था, प्रथम सुधार अधिनियम बना 1832, उसके कुछ मुख्य विशेषताओं को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसी टॉपिक का जो अंतिम टॉपिक है वो है मुक्त व्यापारी, फ्री ट्रेडर्स या ओपन मार्केट। इस नीति के तहत जो है मार्केट में जो है सरकार के हस्तक्षेप को कम किया जाना जो है मुख्य विषय था। अर्थात जो लेजर फेयर का सिद्धांत था, ये जो लेजर फेयर का सिद्धांत है उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस वर्ड का ये वर्ड कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, ये लेजर फेयर का सिद्धांत कहाँ अपनाया गया था, इस लेजर फेयर के सिद्धांत में क्या कुछ होता है, उनको लेकर के डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति 1815 से लेकर के 1850। इसी टॉपिक में से चार्टिस्ट मूवमेंट को लेकर के ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया था। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो विषय है कि जो समय काल है उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को अब जो है एक एनालिसिस के तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति 1815 से लिया गया है। ये जो 1815 समय काल, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें जो है नेपोलियन की पराजय हुई थी, और नेपोलियन के मृत्यु के बाद कहा जाता है पूरे यूरोप में जो है परिवर्तन देखने को मिला। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्तित्व बन करके उभरा पूरे यूरोप में, जिसने पूरे यूरोप में जो है क्या किया ना, कई चीज़ों पर जो है बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे ये देश राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो, सत्ता में परिवर्तन हो, या नेपोलियन के बाद जो है कई व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आया। तो कई बार कहा जाता है कि नेपोलियन ने जो है नेपोलियन एक नव निर्माण, यूरोप एक नव निर्माण को जन्म दे दिया था। तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, नेपोलियन के बाद कई चीज़ें हमें जो है यूरोप में देखने को मिल रहा है, और उसका एक एग्जाम्पल भी आपके सामने अभी है कि जो संसदीय सुधार हुआ वो नेपोलियन के बाद ही, अर्थात नेपोलियन के मृत्यु के बाद ये देखने को मिल रहा है। तो नेपोलियन ने किस हद तक जो है पूरे यूरोप के जो सिस्टम्स है उसको प्रभावित किया, और जो परिवर्तन उसके बाद आए उससे क्या हुआ ने जो है पूरे विश्व में जो है या जो यूरोप में जो है वो क्या है, एक बदलाव का दौर देखता चला गया और एक नव निर्माण भी हुआ। तो ये नेपोलियन का समय काल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप नेपोलियन के पूर्व का इतिहास पढ़ेंगे और नेपोलियन के बाद का इतिहास, इन दोनों में आपको काफ़ी क्या मिलेगा ना, अंतर मिलेगा। नेपोलियन के पूर्व जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी, फ्रांस में भी ये अंतर देखने को मिला, लेकिन नेपोलियन एक सेंटर पॉइंट हो गया, और उसके बाद जो है पूरे यूरोप में जो है परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसदीय सुधारक में जो क्या कुछ होता है संसदीय सुधार।
तो कैसे आप और हम संसदीय सुधार को जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओबियसली अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट से संसदीय सुधार प्रारंभ हुआ था, और जो 15 अगस्त 1947 का जो अधिनियम बना वहाँ जा करके ये रुकता है। और इस दौरान कई जो है क्या देखने को मिला ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है अलग अलग चार्टर अधिनियम के माध्यम से, भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से, तो ये अधिनियम हमें देखने को मिला। तो किसी भी देश का जो संसदीय जो संस्थाएं होती है या उनमें जो सुधार होते हैं वो एक दिन का नहीं होता है, वो कई वर्षों का क्या होता है ना परिणाम होता है। और ये एक दीर्घकालीन परंपराएं, और इसमें कई जो है शासकों की योजनाएं अर्थात उनके द्वारा जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को जो है जुड़ते चले जाते हैं, और फिर दीर्घकाल में एक क्या बन करके आता है ना, एक जो है संसदीय सुधार या एक हम कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके आता है। तो संसदीय सुधार एक दिन की जो है एक दिन की व्यवस्था नहीं है, ये एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, और दीर्घकालीन प्रोसेस में ये परंपराओं के द्वारा और योजनाओं के द्वारा जो शासक आते हैं उनकी योजनाओं के द्वारा ये निर्मित होता है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी ओर ब्रिटेन में जो संसदीय परंपरा हुई थी उसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 7वीं से लेकर के 11वीं जो सदी के मध्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्य रूप से एंग्लो सैक्सन सरकार के द्वारा। जब वितान नाम के एक कह सकते हैं सभा का जिक्र होता है जिसे बुद्धिमान पुरुषों की सभा कहा जाता है। ये जो वितान है ये एंग्लो सैक्सन शासनकाल के दौरान जो है एक क्या करता था ना, पार्लियामेंट की तरह काम करता था वितान। और इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात जो राजा को क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उनके द्वारा ये जो है वितान काम करता था। तो ये कुलीन वर्गों की सभा थी, चूंकि तब तो मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्गों के लोग थे उन्हें इस सभा में स्थान प्राप्त होना बहुत मुश्किल था। तो कुलीन वर्ग के लोग, एल्डरमैन जो है बिशप, इसमें क्या होते थे, शामिल होते थे इस वितान में। वितान के कार्यों को अगर परिभाषित किया जाए कि आखिर वितान जो कि बुद्धिमान पुरुषों की सभा थी इसके कार्य क्या थे, तो इसका सीधा कार्य वही है जो सम्राट को सलाह देना, विधायिका पर सलाह देना, न्यायपालिका से जुड़े हुए निर्णय पर सलाह देना, भूमि स्वामित्व के रूपांतरण एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो कि राज्यों के लिए आवश्यक थे उस पर क्या जो है वितान के बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा सभा दिया था। एक शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या था, हमारे यहाँ भी जैसे मौर्य काल कहें, गुप्त काल कहें, उस समय क्या होती थी, एक सभा होती थी, सम्राट के ठीक नीचे होती थी, मंत्रिमंडल होता था, और इसी मंत्रिमंडल का यही कार्य था। ठीक है, तो ये इसका मूल क्या ना अर्थ है। साथ में कभी कभी वितान के द्वारा नए राज्य की नियुक्ति भी किए जाते थे। इतना पावरफुल था ये, कभी कभी जो है किंग मेकर की भूमिका में जो है अप्रत्यक्ष रूप से कार्य भी करते थे। 11वीं सदी में जब नॉर्मन शासकों का समय काल प्रारंभ हुआ तो उसमें कुरिया रेजिस संस्था का जो है निर्माण किया गया था। इसी नॉर्मन जो शासक थे उस शासनकाल का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 1066 ईस्वी में विलियम द कॉन्केरर, जिसका समय काल जो है 1066 से लेकर 1087 का शासनकाल है, एक बृहद सभा बनाया गया था जिसे क्या कहा जाता है ना, जिसे मैग्नम कॉन्सिलियम कहा जाता है, और ये जो है पार्लियामेंट की तरह काम करता था। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार जो है ब्रिटेन में जो संसदीय परंपराएं हैं वो एकाएक नहीं उत्पन्न हुआ, ये जो है दीर्घकालीन परंपराओं की एक क्या है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये चीज़ें सभी देशों के संविधान में देखने को मिलता है। इवन हमारे देश में भी ऐसे ही प्रोसेस शुरू हुआ था, और इस प्रोसेस की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू हुई, और फिर उसमें धीरे धीरे सुधार होते होते जो है मॉर्लेमिंटो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1935 का जो अधिनियम है, इस तरह अधिनियम होते होते वो क्या है ना आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, सेम चीज़ हमें ब्रिटेन में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 1066 में विलियम द कॉन्करर जो है उसके शासनकाल में एक बृहद सभा बनाई गई जिसे मैग्नम कॉन्सिलियस कहा जा रहा है, और ये संसद की तरह कार्य करता था। जब निर्णय लेने में जो है इसमें जो है धर्माध्यक्ष और दिग्गजों का एक बड़ा समूह भी इसमें शामिल होता है, अर्थात इसमें
बुद्धिजीवी लोग जो है और बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते थे, अर्थात अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, धर्माध्यक्ष इसमें शामिल होते थे और उनके द्वारा जो है निर्णय लेने में उनकी भूमिका थी। तो ये विलियम द कॉन्करर के समय काल में मैग्नम कॉन्सिल नाम का ये सभा बनाया गया था। इसके ठीक बाद अगर हम बात करें, इसके ठीक बाद जो है किंग जॉन, ठीक है, इसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है किंग जॉन के समय काल का लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। किंग जॉन का समय काल कब का है? तो किंग जॉन का जो समय काल है वो 1199 से लेकर के जो है 1216 तक का समय काल है। और अगर आपको याद होगा, आप सभी ने जो है संविधान का जब पहला जो पेज है वो पढ़ा होगा या संविधान पढ़ा होगा कि संसदीय संविधान का इतिहास, लिखित संविधान का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो कहा जाता है मैग्ना कार्टा का नाम आता है जो कि 1215 में बन करके आया था। तो वो भी जो है यहीं से है, ये जो मैग्ना कार्टा बन करके आया था किंग जॉन के काल में, जिसमें सामंत जो बैरन थे उनके मांग को जो है स्वतंत्र चार्टर या स्वतंत्रता के चार्टर के रूप में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे किंग जॉन के द्वारा स्वीकार कर लिया था। और ये कहा जाता है कि पहला जो है सम्राट के ऊपर जो है क्या था ना, पहला हम कह सकते हैं कि एक अवरोधक की भूमिका में, अर्थात उनके निर्णय में अवरोधक की भूमिका में जो है मैग्ना कार्टा कार्य करता था। तो इस प्रकार 1215 में जो मैग्ना कार्टा बना, किंग जॉन ने उसे जो है क्या दिया ना, बैरनों का जो मांग को जो उन्होंने मान लिया था। और इस प्रकार ये पहला जो संसदीय सुधार है, कह सकते हैं कि पूर्व में जो है ये यही मैग्ना कार्टा से ही प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद क्या कुछ हुआ? ठीक इसके बाद 1295 में जो है 1295 में याद रखिएगा कि एडवर्ड प्रथम के काल में संसद को जो है मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता था। अर्थात एडवर्ड प्रथम के काल में इसका और भी डेवलपमेंट देखने को मिला और इस समय काल में यहाँ इसे क्या कहा जाता था ना, मॉडल पार्लियामेंट के तौर पर कहा जाने लगा। चलिए इसके बाद आगे और भी डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ संसदीय इतिहास में हुआ था या किससे जो है संसद का जो है डेवलपमेंट हुआ। और इसी के तहत जो है संसदीय प्रणाली विकसित हुई एवं राजा को सामंतों के सहमति से कानून एवं करों को लागू करना था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छा ये जो बात थी वो मैग्ना कार्टा को लेकर थी। 1295 में किंग एडवर्ड वन के समय काल में मॉडल पार्लियामेंट बनाया गया। तो पहले तो बना आपका जो पहला जो प्रोसेस जिसमें राजा को भी सहमति लेनी पड़ती थी करों को लागू करने के लिए, सामंतों की सहमति या कानून को लागू करने के लिए, वो था मैग्ना कार्टा जिसे पास कराया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडल पार्लियामेंट बने किंग एडवर्ड वन के समय काल में। ठीक इसके बाद स्टुअर्ट शासनकाल के दौरान क्या हुआ न, राजा और जो संसद है उनके बीच में अर्थात पार्लियामेंट के बीच में झड़प होना शुरू हो गया, संघर्ष की स्थिति हो गई। जो सम्राट थे वे अपने को क्या समझते थे ना, सर्वोपरि या निरंकुश अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे, जबकि संसद या पार्लियामेंट उसे रोकना चाहते थे। तो इसी क्रम में जेम्स प्रथम ने राजा के अधिकारों को जो है ईश्वर प्रदत्त मान करके अपने अधिकारों का प्रयोग करना, निरंकुशता के साथ उसका प्रयोग करना शुरू किया। और इसके कारण क्या हुआ ना, संघर्ष की स्थिति हो गई। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में जो है निरंकुशता जारी रहा। और 1629 में क्या कुछ हुआ, 1629 से पहले एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं जो कि 1628 में पार्लियामेंट में पिटीशन ऑफ राइट जो है पास किया गया, चार्ल्स वन के द्वारा मान्यता दिया गया था। अर्थात चार्ल्स वन जो है दबाव में आकर, चार्ल्स प्रथम के द्वारा दबाव में आकर 1628 में पार्लियामेंट ऑफ पिटीशन राइट तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत 1629 में क्या किया ना, पार्लियामेंट को भंग कर दिया। ठीक है, अब जो है 1637 में चार्ल्स वन के द्वारा जो है जो कि उस समय स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के क्या थे सम्राट थे, स्कॉटलैंड के चर्च के जो धार्मिक रीति रिवाज है उसमें कुछ बदलाव जो है थोपे गए, अर्थात बिशपों के ऊपर थोपे गए। और इस क्रम में जो है 2 बिशप वार भी देखने को मिलते हैं हमें स्कॉटलैंड में। एक तो हो गया 1639 का और दूसरा होता है 1640 का। ये 2 बिशप वार जो है देखने को मिला। ठीक इसके बाद क्या कुछ हुआ,
इसके बाद 1640 से लेकर के 1660 तक, या हाँ 1660 तक जो है लॉन्ग पार्लियामेंट, इसे ब्रिटिश लॉन्ग पार्लियामेंट, सबसे लंबा पार्लियामेंट जो है ये चला। अर्थात चार्ल्स वन के समय काल के बाद जो बिशप वार हुआ, उसके बाद फिर पुनः पार्लियामेंट को बुलाया गया और जो पार्लियामेंट चला वो पुनः जो है लंबा पार्लियामेंट चला 1640 से लेकर 1660 तक। ये जो है सुधार अधिनियम से पहले की इतिहास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या कुछ हुआ था इसी समय काल के दौरान आगे बढ़ते हुए जो है 1685 में एक घटना जो है महत्वपूर्ण है, जिसे जिक्र किया जाएगा, जो कि जेम्स द्वितीय जब शासक बन करके आया तो उसने जो है जो कैथलिक्स थे उन पर जो है रेस्ट्रिक्शन जो है हटाने का प्रयास किया, लेकिन इसका विरोध जो है प्रोटेस्टेंट के द्वारा किया गया। तो प्रोटेस्टेंट ने क्या किया ना, विलियम ऑफ ऑरेंज को राजा घोषित कर दिया और इस घटना को क्या कहा जाता है ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवमय क्रांति कहा जाता है। इसी जो कि 1688 में हुआ था। 1689 में जो है महत्वपूर्ण हुए, जो कि विलियम ऑफ ऑरेंज के द्वारा बिल ऑफ राइट्स जो है ना, बिल ऑफ राइट्स क्या किया गया, लागू किया गया, जिसमें शासन जो शक्ति थी उसमें जो है पार्लियामेंट को क्या किया ना, सर्वोच्च माना गया। तो ये बिल ऑफ राइट जो कि विलियम ऑफ ऑरेंज के द्वारा पारित कर दिया गया ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर जो है देखा जाता है। इसके बाद क्या कुछ हुआ, सर्वोच्च 1707 में जो है पार्लियामेंट में ग्रेट ब्रिटेन एवं 1801 में, अब उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में सुधार होना प्रारंभ हो गया और 1707 में क्या कुछ हुआ ना, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और 1801 में क्या कुछ बन करके आया, तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बना। और इसी यूनाइटेड किंगडम के तहत जो है दो भाग देखने को मिलते हैं 1801 से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और फिर एक जो है हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिलता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अभिजात वर्गों से जुड़े हुए थे, बैरनों सामंतों से जुड़ा हुआ था, वहीं हाउस ऑफ कॉमन्स क्या थे, जो है आम जनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, उस समय काल में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी आम जनों का क्या था ना, प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इसमें भी जो है अभिजात वर्गों का ही क्या था, कह सकते हैं कि एक एवरेज में जो है वही पाए जाते थे। तो इस प्रकार उस समय काल के दौरान लगभग यही स्थिति रही कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो अभिजात वर्ग थे वो दोनों जो सभाएं हैं उन पर इनका आधिपत्य मूल रूप से था। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री था जो कि शुरू होता है कहाँ से, जो शुरू होता है वितान से, इसे बुद्धिमान पुरुषों की सभा कही जाती है। और उसके बाद 1215 जब किंग जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा पास किया गया, फिर 1295 जब एडवर्ड प्रथम के द्वारा मॉडल पार्लियामेंट बनाया गया, उसके बाद फिर जो है स्टुअर्ट शासकों के समय काल में जो है दोनों में भिड़ंत हुई और इसके बाद जो है पिटीशन ऑफ राइट निकल करके आया 1628 में, चार्ल्स प्रथम ने दबाव में आकर के इसे पास किया और फिर जो है बिशप वार हुआ 1639 और 1640 में, तब फिर क्या है ना पार्लियामेंट को बुलाया गया जो कि पहले भंग कर दिया गया था और इसे अब लॉन्ग पार्लियामेंट बोला जाता है, जो 1640 से लेकर 1660 तक चला। इस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबा जो है पार्लियामेंट कहा जाता है, रन किया गया था। 1685 में जेम्स टू जब शासक बन करके आए तो उन्हें प्रोटेस्टेंट के द्वारा उनका विरोध किया गया, विलियम ऑरेंज को लाया गया और एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण है 1689 का बिल ऑफ राइट का अधिकार, जो कि विलियम ऑरेंज के द्वारा पारित कर दिया गया और इस प्रकार जो है संसदीय सुधार का जो इतिहास है वो शुरू हुआ और फिर जो है पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम बना। ये तो था संसदीय सुधार का जो है एक शॉर्ट इतिहास, जो कि आप सभी के सामने रखा गया। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि 19वीं सदी में जो है ब्रिटेन की स्थिति क्या थी, क्या सुधार की आवश्यकता थी या सुधार ना होने पर भी चलता। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है वितान से लेकर के धीरे धीरे जो है मैग्ना कार्टा, मॉडल पार्लियामेंट, उसके बाद जो है राइट ऑफ पिटिशन ऑफ राइट्स, उसके बाद जो है बिल ऑफ राइट्स, फिर पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम प्राप्त हुआ। अब आगे 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन की स्थिति थी वो कैसे थी।
ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो सदन थे, ये तो अब तक आपको ज्ञात हो गया और अभी भी है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और दूसरा हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ये वंशानुगत था। इनमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो वंशानुगत था, उसमें अभिजात वर्गों का शासन था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी आम जनों की संख्या कम थी। उस समय जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिनको वोट देने का या जो सदस्य बनने का अधिकार था, तो वो क्या थे ना, काफ़ी कम लोगों तक ही सीमित थे। तो इसलिए वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जो है अभिजात वर्गों का ही संख्या पाया जाता था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अधिकांश प्रतिनिधि जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पूर्व का जो इलेक्टोरल प्रोसेस था, तो पूर्व में तो गांव थे, तो गांव होने के कारण वहाँ से प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में आ गए थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उन गाँवों को जो है उजाड़ करके क्या बना दिया था ना, शहर बनाए थे। और अब जो है गांव की संख्या काफ़ी, गांव में लोगों की संख्या कम हो गई थी, तो प्रतिनिधि जो है वहीं से आ रहे थे। वहीं शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहाँ एक एक प्रतिनिधि होता था। तो एक अव्यवस्था थी, और इस अव्यवस्था में परिवर्तन होना काफ़ी आवश्यक था। और इसी आवश्यकता को देखते हुए बाद में जा करके जो है संसदीय सुधार का जो पहला अधिनियम है बन करके आया था, जिनमें जो इलेक्टोरल जो एरियाज है उसमें भी परिवर्तन किया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग योग्यता वाले को वोट देने का भी अधिकार था, अर्थात धनी व्यापारी और उद्योगपति को मताधिकार से भी वंचित थे। कुछ क्षेत्रों में तो धनी व्यापारियों को और उद्योगपतियों को भी जो है मताधिकार से क्या रखा गया था, वंचित कर दिया गया था। गुप्त मतदान प्रणाली का जो है पूर्णतः अभाव था। मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या भी कम थी, क्योंकि उनके साथ संपत्ति से संबंधित नियम भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार जो योग्यताएं थी उस हिसाब से मताधिकार की संख्या क्या कम थे। तो एक निष्कर्ष क्या निकल करके आ रहा है, निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि जो 19वीं सदी में जो प्रारंभ में जो ब्रिटेन में जो संसदीय स्थिति थी, जिनमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स को अगर देखेंगे तो एवरेज यही निकल के आ रहा है, जो उस समय काल में संपन्न व्यक्ति थे, सामंत थे, बैरन थे, है ना, जो क्या थे न, संपन्न, पहले से ही संपन्न थे, उनका ही आभिजात्य था। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो आम जन कहा जाता है उसकी संख्या काफ़ी कम थी, उन्हें मताधिकार का भी अधिकार बहुत कम था। मजदूर हो गए, आम लोग हो गए, उनकी भी भूमिका जो है प्रतिनिधित्व के हिसाब से काफ़ी कम थी। अब संसदीय सुधार में किन की भूमिका पाई जाती है, तो संसदीय सुधार में जो है विचारकों की भूमिका, प्रबुद्ध जो विचारक हैं उनकी क्या कुछ भूमिका है, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय काल से ही जो है अगर बात करें तो जॉन लॉक, इसके अलावा ऑर्ल ऑफ बैथम, है ना, इसके अलावा जो है विल्किंस के द्वारा जो है सुधार के लिए मांग उठाया गया था, लेकिन उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय काल में अभिजात वर्ग कैपिटलिज्म की जो है पावरफुल स्थिति पर थे। तो उस समय सिर्फ उत्पादन की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था, तो किसी प्रकार के सुधार के लिए वो रेडी नहीं थे। तो इन्होंने, जो विचारक थे, उनके बातों को ध्यान नहीं दिया। 1780 में चार्ल्स फॉक्स ने जो है मताधिकार में एकता तथा मतदान पत्र द्वारा वोट देने की प्रणाली का प्रारंभ करने की मांग किया गया था। 1780 में ही ये मांग जो है चार्ल्स फॉक्स के द्वारा किया गया कि मताधिकार में एकरूपता लाया जाए और जो मतदान पत्र के द्वारा वोट देने की प्रणाली आरंभ किया जाए। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को आलोड़ित कर दिया और जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई, उसने पूरे विश्व में उदारवाद, मानवतावाद और अधिकार को लेकर के जो है एक बहस छेड़ दिया। और इस बहस ने किसी को भी, दूर दूर तक इसके परिणाम जो है देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो भारत हो, या विश्व के किसी भी देश हो। तो मानव अधिकार की घोषणा ने विश्व में मानव अधिकार एवं संसदीय सुधार की मांग को फिर से आलोड़ित करने लगा। लेकिन नेपोलियन के पतन तक जो है 1815 तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पूरा यूरोप जो है, एक तरफ फ्रांस और एक तरफ इंग्लैंड, ये दो जो सर्वोच्च शक्ति है उसके बीच में जो है ना क्या है, बटा हुआ था। आपस में उपनिवेश बट गए थे, आपस में मित्र राष्ट्र बट गए थे, और इनके बीच में संघर्ष की स्थिति थी। नेपोलियन एक जो है फ्रांस का जो नेपोलियन था, उसने जो है पूर्ण रूप से जो सीमाएं थी उसमें बदलाव कर दिया था, सत्ता में बदलाव ला दिया था। इतना बड़ा बदलाव जो है पहले कभी जो है देखा नहीं गया था, जो नेपोलियन के द्वारा प्रारंभ किया गया था।
इसलिए नेपोलियन के द्वारा कहा जाता है, कई बार कहा जाता है नेपोलियन के बाद में यूरोप में जो एक नव निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। और उसी नव निर्माण का जो प्रारंभ है, आप देख पा रहे कि इंग्लैंड में संशोधित सुधार भी देखने को मिला। तो उनका जो समय काल है 1815, वो काफ़ी उनके बाद का जो समय काल शुरू होता है 1815 से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ, उस समय इंग्लैंड ने जो है अपने श्रमिकों के ऊपर जो है कठोर नियम लगाए। चूँकि नेपोलियन के काल में जो स्थिति बिगड़ चुकी थी, तो उन्होंने जो है काफ़ी क्या कहना कठोर कदम उठाए और जितने भी सुधारवादी थे उनके ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार नेपोलियन के समय काल तक जो है कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड फ्रांस युद्ध के बाद जेरम बेथम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो है विचार जो संसदीय सुधार की मांग को जो है मजबूती प्रदान किया गया। और ठीक जब इंग्लैंड फ्रांस युद्ध हो गया, तब बात आगे बढ़ी। चूँकि ओबियसली जब चारों तरफ युद्ध हो रहा है, उस समय सुधार के मांग को लेकर के चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस समय सरकार के द्वारा भी जो है कठोर दमनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ इस प्रकार के कार्य तब भी किए गए थे इंग्लैंड में, जब ये दोनों आपस में जो है क्या थे ना, युद्ध में विजयी थे। तो जो सुधारक थे उन पर कार्रवाई किया गया था। बैथम जो है प्रमुख रूप से जो है संसदीय सुधार के पक्ष में थे। उन्होंने शासन को सुधारने के लिए वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद का वार्षिक अधिवेशन, जनतांत्रिक प्रणाली के महत्व पर बल दिया था। वहीं जेम्स मिल की अगर बात करें, तो उन्होंने विधायिका के पावर को जनता के हाथों में देने के लिए बल दिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा स्त्रियों को मत देने के अधिकार को लेकर के एवं उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने की जो है बात की गई थी, समर्थन दिया गया था। तो बैथम के द्वारा जो प्रयास किया गया, उसे जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा फिर जो है आगे बढ़ाया गया। इसी क्रम में अगर हम देखें, जुलाई 1830 में क्या कुछ हुआ। जुलाई 1830 में पुनः फ्रांस में क्रांति हो गई। और ये जो जुलाई वाली क्रांति है, इसने जो है तत्कालिक कारण के तौर पर जो है काम किया पूरे यूरोप में, और इसका प्रभाव इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है। इसी के तहत जो है संसदीय सुधार अधिनियम 1832 जो है पारित हुआ था, या उस पर जो है इंग्लैंड में काम किया गया था। इसी जुलाई 1830 में जो है फ्रांस में क्रांति हुए, जिसमें सम्राट के फिलिप सत्ता को छीन करके जनता का शासक बना दिया गया। फ्रांस की इस क्रांति ने इंग्लैंड में संसदीय सुधार को हवा दी और वहां जोर शोर से मांग उठने लगा। इस क्रम में लॉर्ड ग्रे, जॉन रसल, सर जॉन ग्राहम तथा अन्य सुधारवादियों ने सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 1830 में क्या हुआ ना, चुनाव हुआ और टोरी दल के बजाय जो है वीक दल जो है लिबरल थे, उन्हें क्या मिला, बहुमत मिल गया। लॉर्ड ग्रे ने जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का निर्माण किया। और इसके साथ ही कहा जाता है, अर्थात लॉर्ड ग्रे के समय काल से ही कहा जाता है कि संसदीय सुधार का जो प्रारंभ है वो लॉर्ड ग्रे के समय काल से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि 19वीं सदी में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स थे, इनमें मैक्सिमम जो अभिजात वर्ग के लोग थे और वे परिवर्तन के मोड में नहीं थे। तो लॉर्ड ग्रे को भी जो है कई बार जो है क्या करना पड़ा ना, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा इस बिल को पास करने पे। काफ़ी रोचक जो है इस अधिनियम को पारित करने में का जो इतिहास है वो है। आप चाहे तो इसे आप लोग जो है एक बार इसका अध्ययन कर सकते हैं, अगर आपको जो है समय प्राप्त हो तो प्रथम सुधार अधिनियम 1832 को शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1832 या ग्रेट रिफॉर्म एक्ट 1832 के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था इंग्लैंड एवं वेल्स में चुनाव प्रणाली का सुधार करना। यह एक्ट लॉर्ड ग्रे, ठीक है, ये एक्ट लॉर्ड ग्रे के शासनकाल में, जब वे पीएम थे उसके शासनकाल में आया था। और इसका जो ड्राफ्टिंग है, ये जो मसौदा है, वो लॉर्ड डरहम के द्वारा बनाया गया था। डरहम जो है काफ़ी बौद्धिक व्यक्ति थे, उनके द्वारा, उनकी अध्यक्षता में सुधार कमेटी के द्वारा इसे बनाया गया था। इस डरहम कमेटी से निर्मित ड्राफ्ट को जॉन रसेल ने जो है सुधार विधेयक के रूप में जो है मार्च 1831 में जो है हाउस में रखा। और ये बिल जो है सुधार दूसरे वाचन में एक मत से मंजूरी मिलने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया। चूँकि बहुत संकीर्ण मत से ये आगे बढ़े, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। और इसलिए मंत्रालय ने सदन को भंग करने एवं नए चुनाव कराने का आदेश दिया गया। तो इस प्रकार नया चुनाव हुआ।
अब विक पार्टी ने जो है इस बिल को लेकर के ही जो है क्या है लोगों के सामने आए, उन्होंने जनता के सामने जो है इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा और उन्होंने बिल और पूर्ण बिल के बात को रखते हुए जो इस बहुमत के साथ जो है क्या है ना वो वापस आए। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारी बहुमत उनको प्राप्त हुआ। व्हिग दल के स्लोगन उस समय जो स्लोगन दिया गया था वो जैसे कि मैंने कहा कि बिल, संपूर्ण बिल और बिल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो इस बिल को लेकर के व्हिग दल ने जो है काम करना प्रारंभ किया था और उन्हीं के हिसाब से जो है उन्हें क्या मिला ना, उन्हें काफ़ी जो है समर्थन प्राप्त हुआ। व्हिग दल ने चुनाव जीतने के बाद इसे पुनः जून 1831 में हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया, लेकिन पुनः हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फिर से गिर गया। तो अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो इसे किसी भी मोड में पास कराने के मूड में नहीं थे, तो ये फिर से गिर गया। तो देखिए 2 बार ये गिर चुका, परंतु अब इस सुधार विधेयक को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो गया था। पूरे देश में जो है विरोध चल रही थी और ये बिल तीसरी बार संसद के नए अधिवेशन में दिसंबर 1831 में लाया गया। बिल को पास कराने के लिए लॉर्ड ग्रे ने नए पेयर्स की नियुक्ति को लेकर मंत्रिमंडल पर त्यागपत्र जो है सम्राट विलियम चतुर्थ को भेज दिया। तो फिर से पुनः क्या हो गया ना, त्यागपत्र भेज दिया गया। अब सम्राट ने स्वीकार कर लिया, सम्राट ने इसे स्वीकार तो कर लिया। सम्राट ने टोरी दल को बुलाया, लेकिन वो जो है असफल हो गए मंत्रिमंडल बनाने, और इस प्रकार पुनः लॉर्ड ग्रे जो है मंत्री के द्वारा ही क्या किया गया ना, मंत्रिमंडल बनाया गया। तो आप देख पा रहे कि एक बिल जिसके लिए कई बार क्या हो रहा है ना, मंत्रिमंडल जो है भंग किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये बिल था जो पहली बार जो है संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बार बार क्या हो रहा है ना, बिल भंग हो रहा है और जो व्हिग पार्टी के जो लॉर्ड ग्रे हैं उन्हें समर्थन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। सम्राट ने अब इस बिल को पास कराने के लिए, लॉर्ड ऑफ हाउस में पारित होने के लिए टोरियों को क्या कहा ना, वो बिल से अलग रहे, और इसके फलस्वरूप ही जो है जून 1832 में क्या कुछ हुआ ना, ये बिल या रिफॉर्म बिल जो है भारी बहुमत से पारित हो गया। इस प्रकार ये बिल जो है ब्रिटेन के निर्वाचन की विषमताओं को और इसमें जो असंगति या जो गलतियां थी उसे क्या कहना दूर किया गया। इसके साथ साथ मतदाताओं की संख्याओं में भी वृद्धि हुआ। इस बिल ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो क्या था? इस बिल का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि इसने अभिजात वर्ग के स्थान पर जो है मध्यम आम वर्ग को राजनीति में स्थान प्रदान किया। अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थे उसको कम करते हुए कम किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है सर्वोपरि बनाने का जो है काम किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो आम जन थे उसको लेकर के बैथम ने भी, जो विचारक बैथम थे, उनके समय काल के जो विचारक थे उन्होंने भी आवाज़ उठाया था, लेकिन तब ये संभव नहीं हो पाया था, पर अब ये संभव इस बिल के द्वारा हो पाया। और आगे चलकर इसी बिल को देखते हुए कई सुधार कानून बने एवं ब्रिटेन में जो है आधुनिक जो प्रजातंत्र है उसके निर्माण में इस बिल ने एक प्रमुख भूमिका के तौर पर, ये एक आधार के तौर पर जो है क्या बना, इस बिल ने बना। उसके बाद फिर दूसरा सुधार अधिनियम बना, फिर तीसरा सुधार अधिनियम बना, फिर संसदीय अधिनियम 11 बना, फिर स्त्रियों के मताधिकार का अधिनियम 1928 में पारित किए गए। और इस प्रकार आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है कंटिन्यू जो है संसदीय सुधार में होता चला गया। इस क्रम में अंतिम कुछ शब्द हम बोलेंगे जो कि ट्रेवलियन के द्वारा कहे गए थे इस बिल को लेकर के, या इस बिल के सुधार को लेकर के, कि इसे जो है 1832 का जो सुधार अधिनियम है उसे उन्होंने आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा वही है जो 1215 में जो बैरन्स थे, जो सामंत थे, पहली बार जब शासक सम्राट को जो है झुकाते हुए स्वतंत्रता के लिए जो है कुछ अधिकार पारित किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा, प्रथम लिखित संविधान के तौर पर भी देखा जाता है। और इस बिल को भी जो है ट्रेवलियर ने क्या कहा, आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा। और इस बिल्स ने मध्यम वर्ग के पक्ष में सत्ता संतुलन स्थापित किया, अर्थात अभिजात वर्गों में जो थे पावर थे उस पावर का बंटवारा किया, समाप्त नहीं किया। अभिजात वर्ग के पावर को बंटवारा करके मध्यम वर्ग में भी जो दिया, और इस प्रकार दोनों वर्गों को क्या है इक्वलाइजेशन करने का इस बिल ने जो है बहुत हद तक प्रयास किया। कमियां सब में होती है, ठीक उसी प्रकार इस बिल में भी बहुत कमियां थी, लेकिन संसदीय सुधार के इतिहास में इस बिल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चल करके जो है ब्रिटेन में कई सुधार होते धीरे धीरे चले गए।
तो इस प्रकार ये चीज़ें हुई। तो ये था साथियों संसदीय जो सुधारकों का जो प्रथम सुधार अधिनियम है उसको लेकर के जो है डिस्कशन किया गया और कई बातों को समेटने का प्रयास किया गया है मेंस के दृष्टिकोण से। चलिए आगे अब देखेंगे कि जो मुक्त व्यापार है ना, फ्री ट्रेडर्स और इसके साथ ही लेज़े फेयर का सिद्धांत, हस्तक्षेप 1815 से लेकर के 1850 तक ही क्यों? क्या ये प्रश्न आपके मन में नहीं आया कि इसी समय काल के दौरान ही लेज़े फेयर का सिद्धांत को अपनाने के लिए जो कैपिटलिज्म है उन्होंने जोर दिया? इसका कारण यह है कि 1760 के बाद पूरे ब्रिटेन में ही नहीं पूरे यूरोप में धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन देखने को मिला। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हो गया तो इसके साथ प्रोडक्शन बढ़ते गए, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने लगे। तो जो कैपिटलिज्म के लोग थे या जो विचारक थे वो चाहते थे कि क्या हो ना, सरकार का हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही ज़्यादा वो क्या करें, मार्केट को कंट्रोल करें। इसे ओपन मार्केट पॉलिसी भी कहते हैं हम लोग, मुक्त जो बाज़ार नीति कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है बाज़ार को कंट्रोल किया जाएगा और अपने हिसाब से ये क्या करेंगे, माल को बेचेंगे भी और वितरण पर भी इनका अधिकार होगा। तो लेज़े फेयर अर्थात सरकार की भूमिका जितनी कम से कम हो सके, तो ये था लेज़े फेयर। अब लेज़े फेयर क्या है, हस्तक्षेप नीति क्या है? मुक्त व्यापारियों ने हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया था इसी समय काल के दौरान। तो लेज़े फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी प्रकार की बाउंडेशन और कंडीशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है मार्केट पे ना लगाई जाए या कैपिटलिज्म पर ना लगाई जाए। ये इसका जो मूल सार यही है, ठीक है। और मार्केट ही डिसाइड करेगा कि किसका प्रोडक्शन करना है, किसकी मांगे कितनी है और किसके रेट कितने हैं। ये उस समय काल के दौरान खूब चला क्योंकि उस समय पूंजीवाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण पूंजीवाद जो है ग्रो कर रहा था और उस समय ये काफ़ी समय तक चला। लेकिन इसके जो है नकारात्मक परिणाम भी है। अगर मार्केट पर जो है पूंजीवाद का कंट्रोल हो जाए तो कई बार ऐसा देखा गया, इवन हुआ भी था कि अनाज को जो है क्या किया गया, निर्यात कर दिया गया, वहीं अपने ही देश में क्या है ना भुखमरी थी। तो ये इसका जो है क्या था, नकारात्मक परिणाम था, जिसके कारण बाद में चल करके इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये कुछ था। इस सिद्धांत पर जो है अधिक बल निजी व्यापारियों, उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था क्योंकि इससे उनके अपने प्रॉफिट जुड़े हुए थे। क्योंकि इस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कैपिटलिज्म की जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्होंने मार्केट को सरकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्र कराने के लिए दबाव देने लगे। उस समय कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले जो अर्थशास्त्रियों ने भी जो है इस लेज़े फेयर सिद्धांत को सपोर्ट किया या ओपन मार्केट पॉलिसी को सपोर्ट कर। इनमें अगर किसी एक का नाम आता है जो कि एडम स्मिथ हम लोग जिसे कहते हैं 1776 में, एक ये संजोग की बात है ना, एक ये संजोग की बात है कि 1776 में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो तभी क्या हुआ ना, एडम स्मिथ का भी जो है क्या आया था ना, आपका ये सिद्धांत आया था, ओपन मार्केट का सिद्धांत आया था। उन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था कि किसी राष्ट्र को कैसे धन और संपदा बनाया जाए। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को परिवर्तित किया। उनमें एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, दूसरा फ्रांस का रेवोल्यूशन, तीसरा नेपोलियन का आना, चौथा जो है आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड में जो सुधार हो गए। ये 3-4 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन भी उसी समय काल के दौरान आया और इसने कैपिटलिज्म, चूंकि उस समय अमेरिका में भी नया नया स्वतंत्र हुआ था तो वे भी व्यापार पर जो है सबसे अधिक बल दे रहे थे, तो उन सभी ने जो इस सिद्धांत को जो है आड़े हाथों लिया और इस सिद्धांत पर हस्तक्षेप को कम कर दिया गया और मार्केट पर छोड़ दिया गया। एडम स्मिथ ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट के हस्तक्षेप का विरोध किया एवं अहस्तक्षेप नीति का प्रचार किया, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने का भी समर्थन किया। तो ये तो था लेज़े फेयर या हस्तक्षेप नीति। अब हम लोग लेज़े फेयर के थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर के भी डिस्कशन कर लेते हैं कि यूरोप में जो लेज़े फेयर का सिद्धांत है वो कैसे आया। तो विंसेंट डी गुर्ने के द्वारा जो है इसे लेज़े फेयर सिद्धांत को अपनाया गया था। गुर्ने ने भी ये सिद्धांत कहीं से लिया था और ये सिद्धांत ताओवादी अवधारणा वू वेई के द्वारा लिया गया था, जिसका अर्थ होता है नो एक्शन।
और ये फ्रांस के क्वेश्चन जो फ्रांसिस क्वेश्चन है, उन्होंने एक लेख लिखा था और उसी लेख में से गुर्ने ने जो है इसे जो है क्या किया था, प्राप्त किया था, जिसे वुई का सिद्धांत कहा जाता है। गुर्ने ने कहा था कि गवर्नमेंट को आर्थिक क्रियाकलापों को संचालन के लिए जो है प्रकृति के नियम के हिसाब से, अर्थात प्रकृति जो नेचर है उस हिसाब से छोड़ देना चाहिए, अर्थात मार्केट ही वो उसका क्या करेगा ना, डिसाइड करेगा, एवं राज्य क्या करेगा ना, व्यक्ति की जो जीवन है उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति की रक्षा का कार्य करेगा। बाकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसे नेचुरली छोड़ देना पड़ेगा। तो ये गुर्ने ने जो है पहली बार लेज़े फेयर सिद्धांत को रखा था। इस लेज़े फेयर सिद्धांत को बाद में फ्रांसवा क्वेश्चन, रॉबर्ट जर्क्स टुरगोट है ना, और बैरन डी एलिनी के द्वारा जो है अपनाया गया। गुर्नेट के विचारों को जो है अपनाया गया। और जो फ्रांसिस क्वेश्चने हैं, उन्होंने फ्रांस के शासक लुई 15 को जो है इस हस्तक्षेप नीति को अपनाने के लिए कहा, और इसी के तहत जो है इस हस्तक्षेप नीति को फ्रांस में 1756 में अपनाया गया था। तो जो लेज़े फेयर का इतिहास हमें प्राप्त हो रहा है वो फ्रांस से जुड़ा हुआ है, गुर्ने से जुड़ा हुआ है, लुई 15 से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस लेज़े फेयर का क्या था ना, आप देख सकते हैं कि इसके बहुत नकारात्मक क्या है ना पक्ष भी हैं। 1768 में लेज़े फेयर का प्रयोग सफल रहा, लेकिन जैसे ही फसल खराब हुआ, व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए अनाज को जो है बाहर निर्यात करने लगे, तो क्या हुआ, अचानक कीमतें बढ़ गई। तो फिर 1770 में क्या गया, इस लेज़े फेयर सिद्धांत को जो है हटा दिया गया। तो ये था मुक्त व्यापार, जो 1815 से लेकर के 1850 तक विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा सपोर्ट किया गया, पूंजीवाद के द्वारा सपोर्ट किया गया। और इसका एक कारण यही है कि उस समय क्या था, नेपोलियन जो है नहीं थे। नेपोलियन के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे, इंग्लैंड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना था, और वे चाहते थे कि अब मार्केट को जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, सरकार का इंटरवेन जो है कम हो, और मार्केट खुद से डिसाइड करे कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, किसका रेट क्या होगा। तो इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, ये आज के जो टॉपिक था, जो कि 1815 से लेकर के 1850 तक 2 टॉपिकों को हम लोगों ने कवर अप किया। संसदीय सुधार का जो इतिहास था वो, और दूसरा जो टॉपिक था मुक्त व्यापार का, जो ओपन ट्रेड पॉलिसी, उसको लेकर के डिस्कशन किया, शॉर्ट डिस्कशन किया। और आई होप कि इस डिस्कशन के तहत जो है आप अपना नोट्स बनाएंगे। आगे भी जो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जा रहा है, एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से कवर करने की प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर नोट्स बनाए या कॉन्सेप्ट जो बने वो उसके दिमाग में जो एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है हमेशा बैठते चला जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल आइज द स्टडी जोन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।